नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम बात कर रहे हैं कि कोरोना क्या आपस में डालेगा दरार। थोड़ा समझना होगा इस टॉपिक को, क्योंकि कोरोना से लड़ाई अब एक मुकाम तक पहुंच गई है। अब तक हम वायरस के साथ घर के अंदर से लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब हम घर के बाहर निकलकर उसके साथ लड़ रहे हैं। देश के कई हिस्सों में अब ग्रीन जोन है, जहां घर से बाहर निकलकर कामकाज करने की इजाजत है। ऑरेंज और रेड जोन में भी नगर निगम की सीमाओं के बाहर और कुछ हद तक शहर के अंदर भी कामकाज में छूट दी गई है। और हमने ये माना है कि हम अपनी जान के साथ अपने जहान की भी सुरक्षा करेंगे, अपनी आर्थिक गतिविधियों को शुरू करेंगे और ये करना शायद जरूरी भी है। ऐसे में दूसरा चैलेंज भी सामने आता है, वो है आपसी बर्ताव का, साइकोलॉजी का, एक सोच का। ये आपसी बर्ताव आम लोगों से लेकर नगर निगम, राज्यों तक जाता है, क्योंकि अलग अलग तरह के नियम हम देख रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि कहीं बचाव के लिए एक दूसरे से दूरी बनाने में ये जो हम नियम बना रहे हैं, कहीं इससे भेदभाव और इस तरह की दूसरी चीजें तो नहीं आ जाती। मतलब इन नियमों में और भेदभाव में एक छोटी सी महीन लाइन है जिसका डिफरेंस है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे, अभी तक आप घर में थे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, ये भय का माहौल है, ये डर का माहौल है, क्योंकि सबको लगता है कि कहीं मुझे तो ये बीमारी, ये वायरस नहीं पकड़ लेगा, सब सावधानियों के बावजूद भी। तो आज की इस बड़ी चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कुछ खास मेहमान। महाराष्ट्र के पूर्व एडीजीपी पीके जैन साहब, रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, मनोचिकित्सक और सिद्धि पावर्ड बाय ह्यूमैनिटी की फाउंडर डॉक्टर मीना महाजन, सामाजिक विश्लेषक और लेट्स टॉक की फाउंडर कंचन राय और इस वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मीना जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं, क्योंकि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मनोविज्ञान को लोगों के समझती हैं। देखिए, अब हम जब घर से बाहर निकल गए हैं तो हमें सबको पता है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमें मास्क पहनना है, हमें अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं, हमें चीज़ों का ख्याल रखना है। लेकिन देखिए, हमारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ में अवेयरनेस के लेवल ज़्यादा हैं, कुछ में कम है, कुछ काफ़ी पढ़े लिखे होकर भी शायद उतना अवेयर फील नहीं करा पाते। और ऐसे में ये होता है कि देखिए, मैं तो पूरा ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ वाला व्यक्ति उतना ध्यान नहीं रख रहा है। इसके कई और वृहद उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, जिन पर अभी हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूं बिल्कुल दो लोगों के बीच से। तो क्या ऐसे में, हमने कुछ एक किस्से सुने भी हैं जिनका हम यहां वर्णन नहीं कर रहे हैं, जहां किसी ने किसी को कहा कि भाई आप ध्यान रखें, तो लोगों के बीच में थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण हो गई कि आपने मुझे कैसे कहा। तो क्या अब जब हम बाहर निकल रहे हैं और कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह की चीजें होना आम रहेगी? जी, सबसे पहले तो नमस्कार और थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कहीं ना कहीं जब से ये लॉकडाउन हुआ था, और अब आप देखिए शायद 45-46 दिन होने को आए हैं, और ये प्रिटी मच एक्सपेक्टेड था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तब की जो स्थिति होगी वो काफ़ी डिस्टर्बिंग रहेगी। क्योंकि क्या हुआ, जब लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अ ह्यूमन स्टैंड पॉइंट, कि जब हम एक लॉकडाउन में थे तब इनिशियली पहला हफ्ता लोगों को बहुत तकलीफ हुई, लोगों को लगा कि ये क्या बात है कि कैसे घर से नहीं निकलना, और फिर धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस आ गई। लगा कि चलो दूसरा चरण नहीं होगा, सिर्फ 3 हफ्ते का लॉकडाउन है। लेकिन फिर सेकेंड चरण इसका अनाउंस हुआ तो लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, हमारे इट टुक टाइम टू एडजस्ट। लेकिन मैं लगातार बोलती रही कि मुझे ज़्यादा टेंशन जो है वो लॉकडाउन खुलने के बाद की है। वो इसलिए बिकॉज लॉकडाउन में भी हमने देखा दैट जब भी कोई क्राइसिस आया है ह्यूमैनिटी पर, जब भी किसी भी तरीके की तकलीफदायक सिचुएशन आई है, तब एक ह्यूमन बीइंग का असली कैरेक्टर, उसका असली नेचर निकल के आता है। जब सिचुएशन अच्छी होती है तब सब लोग बिल्कुल ठीक रहते हैं, लेकिन जब कोई क्राइसिस आता है तो एक असली सिचुएशन, एक हमारा असली नेचर, हमारा असली कैरेक्टर निकल के आता है। और लगातार मैं ये बोलती रही काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे कि इस लॉकडाउन में पीपल आर लूजिंग देयर सैनिटी, लोग बहुत परेशान हैं, लोग बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि फ्रीडम हमसे ले ली गई। इस पे कई बार चर्चाएं भी हुई कि अब सोचिए जानवर को कैसा फील होता होगा। तो आज प्रकृति ने आपको बिल्कुल लॉक कर दिया और प्रकृति ने आपको ये बता दिया कि प्रकृति आपके बिना बिल्कुल खुश है। तो कैसा एहसास होना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा मैंने भी
कोचिंग के जरिए, टॉक्स के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि इन दिनों में हमें अपनी मानसिकता को कैसा बनाना है। सबसे पहले सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि अक्सर पाया जाता है लोगों में नहीं होती। सेंस ऑफ ओनरशिप अक्सर पाया जाता है कि लोगों में नहीं होती। लोग जो पीपल थिंक दैट मेरे साथ सब कुछ सही रहे भले ही बाहर कुछ भी हो रहा हो, ये हमारी काफी टाइम से मानसिकता बन गई थी। आज भी शायद जब लॉकडाउन खुला है तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह रिएक्ट करना है। आप देखिए कि लॉकडाउन जैसे ही खुला वैसे ही 3-3, 4-4 किलोमीटर की लिकर शॉप्स के बाहर लाइन हमें दिखी, लेकिन उसी दिन जो है जवानों के शहीद होने की भी खबर आई। सो दिस इज कॉल्ड इनसेंसिटिविटी। कहीं ना कहीं मैं बोलूंगी कि लोगों की मानसिकता आज भी सिर्फ एक सेल्फ सेंटर्ड मानसिकता है, और हम अपने आप को सोसाइटी में या ह्यूमैनिटी में वी बिलोंग टू अ सोसाइटी, वी बिलोंग टू ह्यूमैनिटी, वी बिलोंग टू द प्लैनेट, ये एक वर्च्यू क्रिएट नहीं कर पाते हम। इसलिए आध्यात्मिक कोच होने के नाते मैं हमेशा ये बोलती हूं दैट द planet does not need you, you need the planet। ठीक है। So, जब हम इस तरीके के वर्च्यू, मीना जी तो ठीक है, यहाँ पर हमने एक पर्सपेक्टिव रख दिया। अब मैं इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में और बातचीत करूंगा, लेकिन इससे थोड़े दूसरे पर्सपेक्टिव में बात को आगे बढ़ाता हूं, और वो मैं प्रश्न लेकर जाता हूं पीके जैन साहब के पास। जैन साहब, अब ये तो बात हो गई आम लोगों के बीच की, एक सामान्य व्यक्ति टू व्यक्ति अगर हम बात करें उनका बिहेवियर कैसा, लेकिन जब हम इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एग्जाम्पल लूं अगर मैं, क्योंकि आपने मुंबई क्षेत्र को आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुंबई के बाहर की जो नगर पालिका है, अब उन्होंने ये आदेश जारी किया, हालांकि कुछ ने वापस भी लिया है कि भाई हमारे यहां से एक बार व्यक्ति अगर मुंबई में गया काम करने के लिए तो हम उसे वापस एंट्री नहीं देंगे। तो ठीक है, आप एक कंटेनमेंट जोन बनाना चाहते हैं कि भाई अगर कोई इन्फेक्टेड है तो मैं उसे अपने आप वापस नहीं लूंगा, लेकिन उसी समय ये बात भी है कि भाई मुंबई जिसमें इतने सारे लोग काम करते हैं, और आप देखिए सारे बड़े हॉस्पिटल्स वहीं पर हैं, सारी बड़ी चीजें वहीं पर है, अगर आपने यहां के व्यक्ति को वहां भेज दिया और आपने कह दिया वापस मैं घर नहीं आने दूंगा, सुरक्षा का तो आप ध्यान रख रहे हैं, लेकिन हल्का सा ये फिर ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा भेदभाव जैसा भी दिखता है कि आप सुरक्षा के नाम पर ऐसी चीज को रोक रहे हैं कि अब ये नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा। क्या व्यक्ति वहां जाके सड़क पर रात बिताएगा, या जहां जा रहा है वहां वाले को इंतजाम करना होगा वो वहां रहे? इस चीज को कैसे समझे? कई राज्यों ने अपनी बॉर्डर भी, मसलन राजस्थान की बात करें, उन्होंने अपनी बॉर्डर को सील किया है कि मेरे यहां कोई बाहर से आदमी नहीं आ सकता। एक तरह से ठीक दिखता है, लेकिन दूसरी तरफ से लगता है कि फिर काम कैसे चलेगा। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट केसेस हैं ये, जिसमें ये नी जर्क रिएक्शंस हैं और बिना कुछ भी सोचे समझे इस तरह के आदेश दिए जाते हैं, फिर उनको वापस लिया जाता है, बाद में मॉडिफाई किया जाता है। प्रॉब्लम ऐसी है, लोग समझने की कोशिश नहीं करते कि मुंबई जो है वो एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ पे सबर्ब से बहुत लोग आते हैं। अब वो लोग यहाँ पे आके काम करते हैं, वो मुंबई तो अफोर्ड कर नहीं पाते। अब अगर ये जवाबदारी अगर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर भी डाल दी जाए तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो लोग रहेंगे कहाँ पे, और उनके रहने की, टॉयलेट की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, इसके बारे में कोई सोचा नहीं जाता। इस तरह के आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि ये लोग मुंबई में नहीं आएंगे, मुंबई में जाएंगे तो फिर वहीं रहेंगे। अब इसका कोई प्रैक्टिकल समाधान निकालना जरूरी है। ये चीज़ सबको समझ लेनी चाहिए कि कोरोना वायरस कोई आजकल में या 1-2 हफ्ते में जाने वाला नहीं है। ये लंबे समय की लड़ाई है और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित होंगे। आप देख लीजिए, मुंबई में कहीं MMRDA ग्राउंड में 5,000 बेड की व्यवस्था की जा रही है, कहीं पे रेस कोर्स में 300 बेड की व्यवस्था की जा रही है। इसका मतलब प्रशासन अपने आप को तैयार कर रहा है कि जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, बहुत सारे लोग जब संक्रमित होंगे तो उनको कैसे डील किया जाएगा। पूरे हॉस्पिटल जो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए थे वो भर गए हैं। प्राइवेट डॉक्टर्स को कॉल ऑन किया है, ड्यूटी पे आने के लिए उनको रिक्वेस्ट की गई है। तो इसलिए सरकार को भी ये समझ में आ रहा है, जितने भी समझदार लोग हैं सरकार में, उनको ये समझ में आ रहा है कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और कोई जल्दी इसका कोई निदान भी नहीं है, कोई जब तक इसका इलाज नहीं आ जाता। तो जो टाइम है उसका क्वारंटाइन का टाइम है या उसको जो ट्रीटमेंट का टाइम है, वो टाइम हर व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। और बहुत सारे लोग इससे संक्रमित होने वाले हैं आने वाले समय में। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इंडिविजुअल्स के लिए, कि वो सावधानी बरतें जहाँ तक पॉसिबल है। हमारे में कोई इस तरह की हाइजीन की या इस तरह की कल्चर पहले नहीं थी। मास्क लगाना, हैंड ग्लव पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। आप देख लीजिए, जब भी लोगों को मौका मिलता है वो लोग निकलते हैं बाहर और इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। अभी आप दारू की दुकान के ऊपर लाइन लगी, सब्जी वालों के यहाँ लाइन लगी। अभी चेन्नई में 1300 लोग अफेक्ट हो गए एक ही जगह पे, एक ही सब्जी मंडी से।
तो हमारे यहाँ लोगों को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि ये बहुत खतरनाक चीज है, अपने आप को बचा के रखना चाहिए, तो ये केसेस बढ़ते जाएंगे। और अभी तो शुरुआत है, अभी तो हम लोग जो कर्व है हमारी, हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि हमारी कर्व लेवल होती जा रही है, लेकिन कर्व कोई लेवल हो नहीं रही। केसेस बढ़ते जा रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से हर रोज केसेस हर स्टेट में दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि ये सारी चीजें जो हैं, जब भी हम कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसके इम्पैक्ट क्या है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। अभी जितने भी माइग्रेंट लेबरर्स थे उनको सबको बाहर भेजने का निर्णय लिया गया। अब उसके लिए प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं कि पहले वो डॉक्टर से सर्टिफिकेट लें कि उनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, फिर वो पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां से एनओसी लें, फिर बाद में वो डीसीपी जोन के जो हैं वो उनको एनओसी इशू करते हैं या ट्रैवल पास इशू करते हैं। अब एक गरीब मजदूर जिसको बेचारे को तरीका मालूम नहीं, जिसको कहाँ मालूम नहीं कि मुझे अप्लाई कहाँ करना है, ऑनलाइन कैसे अप्लाई करते हैं, अब उनसे हम ये सारी चीजें अपेक्षा रखें कि वो ये काम करेंगे, तो बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जीना और ये सारी चीजें प्राप्त करना। उसके लिए बहुत क्लियर पॉलिसी एक ले डाउन कर देनी चाहिए थी, उसकी मोडालिटीज जो हैं वो ले डाउन करनी बहुत जरूरी थी, और उनका आप लोगों के माध्यम से उसको प्रसार करना चाहिए था, उसको एडवर्टाइज करना चाहिए था, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे को करना क्या है, जाना कहां पर है जी। अब ये सारी चीजें, हाथ धोना है, नहाना है, सैनिटाइजर यूज करना है, मास्क यूज करना है, ये सारी चीजें तो बहुत कॉमन प्लेस हो गई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग इनको फॉलो नहीं करते। आप ठीक कह रहे हैं सर। तो हम आते हैं इस पर भी, इंडिविजुअल के साथ तो जो है इस समय स्थिति, उस पर और जैसे मैंने कहा चर्चा करेंगे। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी के पास जाता हूं। हर्ष जी, बहुत बार ये भी देखने को मिल रहा है, हालांकि हम ये भी मानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, पहले ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद तो यही की जाती है कि चाहे वो छोटी सी नगर पालिका हो, कोई छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, वहां पर कुछ विशेषज्ञ रहते हैं जो पॉलिसीज को डिजाइन करते हैं, थोड़ा दूर का सोचते हैं। लेकिन कई बार जिस तरह की घटनाओं की हम बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि कुछ नीजर रिएक्शन पॉलिसीज आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अभी बात उदाहरण यहां पर जैन साहब ने भी दिया। तो इस समय सरकारों को या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, जिस भी लेवल पर है, उसे किस तरह बिहेव करना चाहिए? क्या प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए या रैशनल ज्यादा दिखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो विपिन जी, आप लोगों ने इतना बढ़िया मुद्दा चुना है, और मुझे लगता है कि इसमें शायद लोगों को ये लग रहा हो कि ये इस मुद्दे पर दूसरी बातें इतनी बड़ी है, इसको करने की क्या जरूरत है, लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं उसको इस तरह से बताऊं कि जैसे अभी मैं नोएडा में बैठा हुआ हूं, यहाँ के जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए, और हर तरह के निर्देश है जिसमें सब तरह के कामों को लगभग इजाजत दे दी गई है। अब आपको कोई मंजूरी लेने की जरूरत नहीं है, अलग से पास लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अपनी सोसाइटी में ही देख रहा हूं, या दूसरी जो सोसाइटीज है उसमें देख रहा हूं, कि वो ये कह रहे हैं कि जो काम वाले हैं, आपकी काम वाली है या कार साफ करने वाला है या धोबी है, वो ना आए, क्योंकि वो आएगा तो हमारे यहां वो खतरा बढ़ जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कि वो 2-3-4 घरों में जाएगा तो वो खतरा बढ़ जाएगा। आपने जो मूल बात कही, जो इस पूरे शो का मुख्य मुद्दा है कि क्या लोगों के बीच में विभाजन बढ़ रहा है, तो इसका जवाब निश्चित तौर पर, क्योंकि लोग अपनी जान को लेकर बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित हैं, उनको लग रहा है कि हमको लग सकता है। लेकिन अगर ये उनको समझ में आ जाए कि इस बीमारी का जो असली संकट है, वो संकट ये है कि आपको खुद का हाइजीन ठीक रखना है, और उसके साथ दूसरा जो खराब हाइजीन की स्थिति में उसको ना आए। और मैं जैन साहब की बात से बिल्कुल असहमत हूं। भारतीयों की आदत में था, हम हाइजीनिक लोग हैं, हमारे घर में स्लीपर पहन के, चप्पल पहन के कोई नहीं घूमता था। ये नए भारत की जो इंडिया बना उसकी मुश्किल है। हमारे किचन में आज भी, हम नोएडा में रहते हैं लेकिन हम जब प्रयागराज जाते हैं तो हम किचन में तो सवाल ही नहीं उठता कि कभी चप्पल पहन के उधर से घूमते हुए भी चले जाएं, किसी भी समय। इवन जो मोजा हम पहनते हैं, सॉक्स जो पहनते हैं, वो भी पहन के नहीं जा सकते। हम घर के बाहर हाथ पांव धुल के, बाहर जो नल लगा होता था उस पर धुल के तो अंदर जाते हैं। जूते चप्पल हमारे घर के अंदर नहीं होते। अब शुरू एक आए, फ्लैट में आए। हमें लगता है कि जब हम इस तरह के विभाजन की बात कर रहे हैं तो हम अपने अभ्यास की, जो हमारा बिहेवियरल प्रैक्टिसेज है, रोज की जो आदत है, उसको हम सुधारने की तरफ बढ़ेंगे क्या? और एक चीज मैं कहूंगा, जैसे आपने कहा कि मुंबई के कुछ सबर्ब हैं, उन्होंने मना कर दिया कि आप मुंबई जाएंगे लौट के नहीं आएंगे। अब सवाल यह है कि जो विदेश से लौट कर आए थे वो कौन लोग थे?
और मुझे लगता है कि इसमें न तो क्लास डिवीजन आप कर सकते हैं, ना मास डिवीजन कर सकते हैं। ये बहुत कैटेगरिकली बताने की जरूरत है कि ये किसी को हो सकता है, लेकिन किसी के रोकने से नहीं रुकेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को आप रोक देंगे एक इलाके में, एक मोहल्ले में, एक किसी वर्ग को नहीं आने देंगे या किसी वर्ग को नकार देंगे, उससे नहीं होने वाला है। मैं जिसको बार बार कह रहा हूं कि अब ये आपको यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू लिव विद इट। इसके साथ रहने के लिए आपको ये करना होगा कि जिस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उसको हमें लागू करना है। लेकिन हम किसी जगह पर कोई एक कहें कि वहां कुछ लोगों को हो गया, उसके आधार पर हम पूरी सोसाइटी का बायकॉट कर दें, एक मोहल्ले में हो गया उस मोहल्ले में आना जाना बंद कर दें। आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, कंटेनमेंट जोन को निश्चित तौर पर आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, लेकिन इस तरफ जाने से हमें बचना चाहिए। और ये बहुत साफ साफ समझना होगा कि आपकी काम वाली या आपका कार क्लीनर या आपका धोबी या कोई भी जो आपके यहां आने वाला है वो जरूरी नहीं कि लेकर आए, हो सकता है कि आप भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे यहां कोई भारत की बीमारी नहीं, ये विदेश से आई थी, जो विदेश में रहने वाले, जो हवाई जहाज मोड़ने वाले लोग थे। मुझे लगता है ये भी एक बहुत बड़ा साफ सा डिवीजन है जिसको लोगों को समझ में आना चाहिए। विभाजन बढ़ रहा है, लेकिन अगर लोगों को ये समझ में आएगा तो शायद वो इससे बचेंगे। जी डॉक्टर मलिक, और ये विभाजन की जो शुरुआती दरारें हैं वो तो हमें तब से ही नजर आ गई थी जब स्वास्थ्य कर्मियों के साथ लोगों का बिहेवियर बहुत गलत था, यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री को भी उस पर चिंता जतानी पड़ी थी कि ये गलत है और इस तरह से कोई करेगा तो फिर एक्शन लिया जाएगा। तो मेडिकल फैटर्निटी में मुझे लग रहा है फिर उसके बाद लोगों ने थोड़ा बहुत समझा, लेकिन अभी भी उस तरह की चिंताएं या बातें गई नहीं है पूरी तरीके से। जहां अगर कोई हॉस्पिटल में काम कर रहा है, भले वो डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय है, तो लोग उसके साथ एक अलग तरीके का व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो रोकथाम आई है। ये बड़ा सख्त कानून जो सरकार लाई है, जिसके हिसाब से कि 7 साल तक की कैद हो सकती है और उसके बाद में काफी ज्यादा जुर्माना भी हो सकता है। तो लोगों को कुछ थोड़ी सी समझ तो आई है, क्योंकि ये जब कानून आ गया है तो फिर उसके बाद में लोगों को थोड़ी समझ आई है। लेकिन उसके बाद भी कुछ स्ट्रे इंसिडेंट्स इधर उधर हुए या वायलेंस के, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से लोगों के अंदर इस चीज की जागृति बढ़ेगी कि यही लोग हैं जो हमारे को इस बीमारी से इजाद दिलाएंगे, तो एक तो वो भी समझ आएगी। दूसरा, सख्त कानून जब होगा और उसकी जब इंप्लीमेंटेशन होगी, और मेरे ख्याल से कई जगह पर इंप्लीमेंटेशन हुई भी है इस कानून की, तो उससे भी लोगों को थोड़ी सी समझ आएगी कि देखिए ये कोरोना वॉरियर्स हैं, ये हमारी सेफ्टी के लिए हैं, तो इनके ऊपर किसी भी तरह का वॉर नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जहां तक लॉकडाउन का तल्लक है ना, हमारे देश ने लॉकडाउन का काफी फायदा उठाया है और हमें आगे भी इस लॉकडाउन का फायदा उठाना चाहिए, चाहे वो इंटरनल लॉकडाउन हो या ओपन लॉकडाउन हो। मैं एक और टर्म यूज कर रहा हूं जिसको ओपन लॉकडाउन कहते हैं, कि ठीक है सरकार ने लॉकडाउन खोल दिया, लेकिन आप बाहर भी जा रहे हैं, मैदान में जा रहे हैं, खुले में, हर जगह पे आप ये सोचिए कि 1 मीटर तक किसी व्यक्ति को अपने घेरिए में नहीं आने देना। सो इट इज समथिंग लाइक ओपन लॉकडाउन है, और आप अपनी हैंड हाइजीन और अपना मास्क वगैरह सबकी जो है प्रॉपरली प्रिकॉशंस ले रहे हैं। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए जो रेड जोन है उनको बहुत बचा के रखें और उनको कोशिश करें ऑरेंज में लाएं, और जो ग्रीन जोन है उसके अंदर हम अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें और ये भी कोशिश करें कि ग्रीन जोन में बीमारी ना आए। तो अब जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल टारगेटेड होनी चाहिए, रेड के लिए अलग, ऑरेंज के लिए अलग, ग्रीन के लिए अलग। पहले तो एक समान सी हमारी वो थी स्ट्रेटजी सारे हिंदुस्तानियों के लिए कि एकदम से लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन अब ग्रेडेड वे में जाना जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पर्सनल प्रोटेक्शंस लेनी लोगों को बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे इन्होंने कहा, मैं भी इस बात से एग्री करता हूं, हो सकता है कि कोरोना हमारा लाइफस्टाइल ही बन जाए और आगे भी हमारे आने वाले टाइम में हमारे को कोरोना के साथ में हो सकता है केसेस कम हो जाए, लेकिन स्मोल्डरिंग केसेस थोड़े थोड़े चलते रहें। तो ऐसी स्थिति में हमारे को बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि हमारी एक जो हमारे पूरे जीवन शैली में जो है ये चीजें आ जानी चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, हैंड हाइजीन करना, ये सिर्फ कोरोना को नहीं, ये हमारे को पहले भी करनी चाहिए थी। ये टीबी से मैं आपको बता दूं 5 लाख लोगों की मृत्यु होती है हर साल, लेकिन हमने कभी आज तक नहीं सोचा कि मास्क पहने, उसकी भी जो ट्रांसमिशन है इसी तरह से होती है। तो तमाम तरह की रेस्पिरेटरी बीमारियों के ऊपर भी हम कंट्रोल पा जाएंगे अगर हम इस चीज को करेंगे। और मैं सोचता हूं एक नए युग की शुरुआत हो रही है कोरोना के साथ में, जिसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज हो रहा है, वेबिनार्स ज्यादा हो रहे हैं, लोग फेस टू फेस मीटिंग की जगह जो है वो टेक्नोलॉजी से मीटिंग करना बहुत आवश्यक समझते हैं, जिससे कि आप देखिए कि इलनेस लोड भी जो है वो काफी कम हो गया है। अगर इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें
तो भी भारत जो है आज की तारीख में काफी बचा हुआ है, जबकि कुछ केसेस हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी केसेस बढ़ रहे हैं ये आज नहीं बढ़ रहे हैं, ये पिछले 10 दिन का आंकड़ा दर्शा रहे हैं, क्योंकि इस बीमारी का इंक्यूबेशन पीरियड ही 2 से 14 दिन है। उसके बाद बीमारी को मृत्यु दर तक ले जाने में 3, 4, 5 दिन लग जाते हैं। तो ये जो आज आंकड़े आ रहे हैं ये आज से 2 हफ्ते पहले के थे, लेकिन आज जो हो रहा है वो हमारे को कल पता चलेगा कि उनके आंकड़े क्या आते हैं आफ्टर 2 वीक्स। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को मॉब्स की तरह, लाइनों की तरह, शराबों की दुकानों पे इस तरह से खड़ा बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये हमारी जान और माल की सुरक्षा। लास्ट में मैसेज ये देना चाहूंगा, जितने बुजुर्ग 60 साल से ऊपर हैं, जितनी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं और जितने बच्चे 10 साल से छोटे हैं, उनका हमें खास ध्यान रखना चाहिए, तो हम इस रास्ते से पार पा जाएंगे। जी ठीक है। तो कंचन जी, अब एक बड़ा सवाल लेकर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप समाज का अध्ययन करती हैं, किस तरीके से एक समाज चलता है उसको अच्छी तरह जानती हैं। तो क्या एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में हमारे लिए जो हम बातें कर रहे हैं, जिस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन करने का, कहने को छोटी सी बात लगती है कि 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, हैंड हाइजीन रखना है, लेकिन एक देश जहां पर अभी तक ट्रैफिक सेंस भी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ है, जहां लाल लाइट पे रुकना आज भी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के लिए एक मजबूरी है, क्या हम उस क्रिटिकल लेवल के डिसिप्लिन की उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि हमारी सोसाइटी में अभी तक तो लॉकडाउन का पीरियड था, समझिए पिकनिक का पीरियड था, घर में सब थे, डिशेस बन रही थी, जोक्स हो रहे थे, गाने गाए जा रहे थे, लेकिन अब जब बाहर निकलना है और असली चुनौती है, तो क्या हमारा समाज उस चुनौती के लिए तैयार है? हमारे मानसिक लेवल उतने ऊंचे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि ये कोई भी चीज़ है, लाइक ये जो फैक्टर है अभी, इस पे फियर फैक्टर सबसे ज़्यादा काम कर रहा है। अब तक हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है या जो भी हम लोगों ने हमारी तरफ से जो भी आउटपुट गया है, वो एक तरीके से डराने वाला ही रहा है। उसमें लोग डरे ज़्यादा हैं, समझे कम हैं। अगर हम लोग उनको अच्छे तरीके से समझाएंगे, बताएंगे, तो वो बिल्कुल समझ जाएंगे और धीरे धीरे उस चीज़ को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, लाइक डीप रूट्स तक लेके जाके। नहीं, लेकिन कंचन जी, मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि हमने कैसे लोगों को डरा दिया? हमने तो शुरू से यही, या जहां पे भी जो चाहे सरकार की तरफ से हो, मीडिया की तरफ से हो, या किसी भी और तरफ से, मैसेज तो यही स्प्रेड हुआ, हैंड हाइजीन का ख्याल रखिए, लोगों से डिस्टेंस बनाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। डराने वाली बात तो कहीं ऐसी गई नहीं। मतलब आपको ये तो कहना ही पड़ेगा कि कोरोना जानलेवा है। नहीं, एक्चुअली हाँ ना, उसके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम लोगों ने जो भी इंफॉर्मेशन दी है सब सही दिया है। हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है, हम लोगों ने हैंड सैनिटाइजिंग के लिए कहा गया है, वो सब बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो एक लेवल के लोग हैं जिनको ना सैनिटाइजेशन का मतलब है, जिनको ना अपने हाइजीन का मतलब पता है, उनको हम लोग जाके कहेंगे कोरोना आ रहा है आप हाथ धो लीजिए, कोरोना आ रहा है आप ये कीजिए। इससे बेटर है हमें उनको ये समझाना चाहिए कि आप अगर ये करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा। हम लोगों ने एक तरीके से उस चीज़ को इतना यानी बड़ा चढ़ा के बताया है, लेकिन उसका जो एक्चुअल रूट कॉज है, उसका जो रिजल्ट आ सकता है, वो हमने नहीं बताया। आज की डेट में भी आप देखिए कि ऐसे भी किस्से आ रहे हैं कि जहाँ पे एक आदमी दूसरे आदमी के पीछे भाग रहा है क्योंकि उसने मास्क नहीं पहना है। तो उसको ये तो पता होना चाहिए कि मास्क पहनना ज़रूरी है। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं उसके पीछे जा रहा हूँ, मैं अगर उसके टच में आ रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर वो पॉजिटिव है तो उसका इम्पैक्ट मुझे भी आएगा। तो उस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है, जो माइनर लाइक जो रूट कॉज की इन्फॉर्मेशन है, वो ज़्यादा तरीके से फैलाने की ज़रूरत है, रादर देन कि उसको एक लेवल पे लेके आके और हम लोगों ने बस ये करना है, ये करना है, ये करना है बताया है। क्यों करना है, किस लिए करना है, उसके करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें अभी तक एक पूरे सेगमेंट में नहीं पहुंची है। अगर पहुंची होती तो इतने सारे लोग जो अफरा तफरी में भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो नहीं करते, वो रुके रहते, एक जगह पे अपना ध्यान रखते, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते। यहाँ पे एक तरीके से मुझे जहाँ तक लगता है कि एक डर का माहौल बन गया है और उस माहौल से निकलना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ये नहीं, अपना जो हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे नहीं छोड़ा। ठीक है, डॉक्टर रवि मलिक यहाँ पर कुछ कहना चाहते हैं, तो डॉक्टर मलिक, कंचन जी जो बात कह रही हैं, मुझे ये चीजें बहुत सारे लोगों को पता चल चुकी हैं। इसमें सिर्फ दिक्कत ये है कि आप मुंबई की सिचुएशन लीजिए, धारावी जैसी जगह पे एक 10 बाई 10 की खोली में 6 लोग 8 लोग रहते हैं। उसके बाद में वो लोग, उनका आपस में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, पानी जो है वो दिन में 2 बार आता है, टॉयलेट है वो कॉमन है। तो आदमी ये कहे कि बार बार हाथ धो, उनके पास में व्यवस्था ही नहीं है वो पानी से बार बार हाथ धोने की, सैनिटाइजर यूज करने की, उतने इकोनॉमिक उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है। बहुत बड़ी दिक्कत है ये, लोगों को हालांकि पता चल चुका है ये सारी चीजें हैं। और दूसरा ये लगता है कि अब लोगों को थोड़ा सा ऐसी भी एक मेंटेलिटी हो गई कि हो गया तो क्या हुआ, जब होगा तब देखा जाएगा।
ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर समाज में आ चुकी हैं। एक बहुत सारे लोग जो हैं वो इन चीजों के बारे में बिल्कुल सोचते ही नहीं। मतलब आप देख लीजिए कि इतने दिन से एजुकेटिव प्रोग्राम आपके माध्यम से हर चैनल के ऊपर कोविड के ऊपर डिस्कशन चल रही है, क्या उसकी आउटकम है वो चल रहा है। उसके बाद भी जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। जैसे कहीं पे सब्जी की दुकान खुलती है या सब्जी की मार्केट खुलती है, लोग मैं इसमें ये बताना चाहूंगा। जी डॉक्टर साहब, ठीक है, हाँ जी बोलिए। देखिए, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हमारे देश की कोविड के ऊपर अगर हम देखें, इंटरनेशनल सिनेरियो में देखें तो काफी विजय है। अगर आप उस वे से देखा जाए तो आज भी अगर हमारे देश में 1750 लोगों की मृत्यु हुई है, मृत्यु तो एक भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी दुखद बात है, लेकिन हुई है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इतनी स्ट्रांग इकोनॉमीज अमेरिका से, इतने तो उनके एक दिन में उनके वहां पे मृत्यु हो रही है। मैं ये बताना चाहूंगा, हमारे देश के बच्चे को आज पता है, 5वीं जमात में भी जो बच्चा पढ़ता है उसको अपना गणित नहीं आता होगा, लेकिन उसे यह मालूम है कोरोना है क्या, उसको इतना तक पता है ये आरएनए वायरस है, ये इस तरह से इसका बचाव होता है, और अगर हम हैंड हाइजीन रखेंगे तो क्या फायदा होगा, अगर हम रेस्पिरेटरी डिस्टेंस रखेंगे तो क्या फायदा होगा, इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और इस बीमारी से बचाव क्या। जहां तक हेल्थ एजुकेशन का तल्लक है, मैं सोचता हूं कि विश्व में इतनी जबरदस्त हेल्थ एजुकेशन, चाहे वो मीडिया के थ्रू आई, न्यूज़पेपर्स के थ्रू आई, जैसे भी आई, इस तरह की जो हेल्थ एजुकेशन है वो बहुत कम जगहों पर होगी। हेल्थ एजुकेशन की कोई कमी नहीं है हमारे इधर। दूसरी चीज डर की बात है। देखिए, जो कोरोना की मृत्यु दर 3% है तो वो 3% ही रहेगी, और अगर थोड़ा सा लोगों को डर रहता है, भय का माहौल नहीं होना चाहिए, एकदम से ऐसा माहौल नहीं होना चाहिए कि पैनिक हो गया, लेकिन अगर थोड़ा सा डर रहता है तो उससे भी लोग जो है प्रिकॉशंस अच्छी लेंगे। आप ये देखिए कि आप कह रही हैं कि डर का माहौल है इसलिए लोग बड़े ज्यादा डर गए हैं, लेकिन आप बाहर निकल के देखिए ना, कहां पे डर का माहौल कई जगह पर आपको नहीं नजर आता। लॉकडाउन में भी निकल के देखते थे। तो मेरे हिसाब से जहां तक हेल्थ एजुकेशन है उसकी कोई कमी नहीं है, लोगों में जागरूकता है उसकी कोई कमी नहीं है। केवल कमी है तो कुछ केयरलेस एटीट्यूड्स की कमी है, जिसके लिए कि केयरलेस एटीट्यूड्स के लिए कुछ ना कुछ हमारे को प्रावधान रखने चाहिए, सख्ती के प्रावधान रखनी चाहिए, नेमिंग शेमिंग होनी चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि आप दिन में आज केवल एक दिन भी आप टीवी खोल लेंगी तो आपको कोरोना के बारे में हर चीज पता चल जाएगी। दूसरी बात यह है कि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी बड़ी जरूरी है। लोग सोचते हैं कि स्टेट हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, सरकारें देखेंगी, ये नहीं है, हमारे को पर्सनल वो रखना है। जहां तक रिसोर्सेज का तल्लक है, मैं इनसे बिल्कुल एग्री करता हूं कि धारवी में जाएं तो वहां पे हाथ धोने को भी नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं कि कोरोना की प्रिवेंशन के लिए थोड़ी सी हेल्थ एजुकेशन चाहिए, बहुत लंबी चौड़ी रिसोर्सेज नहीं चाहिए। डेफिनेटली कई जगहों पे बहुत दिक्कत है, एक घर में ही 6 लोग रह रहे हैं तो कई बार बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन बहुत लंबे चौड़े रिसोर्सेज नहीं चाहिए। प्लेन सोप एंड वाटर, दैट इज ऑल व्हाट यू नीड फॉर दिस थिंग। हो सकता है कुछ लोगों के पास ऐसे भी ना हो हमारे देश में, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन हमको कोई बड़े बड़े महंगे सैनिटाइजर्स की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी बोलिए। जी कंचन जी। सर एक्चुअली आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है। हम लोगों को पता है कि इसमें ज़्यादा महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमें सैनिटाइज़र की इतनी ज़रूरत नहीं है, एक सोप और पानी से भी काम हो जाता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने ये मैसेज कितना स्प्रेड किया है। हम लोग बात करते हैं हमें सब्जियां लेके आनी है, उसको धोना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है। क्या हम लोगों ने कभी वो उसका एक घरेलू या फिर एक ऐसा कोई ऑप्शन बताया है जिसको कोई भी इंसान यूज़ कर सकता है? जिसके घर में आरओ का पानी ना हो, वो सिर्फ पानी में नमक डाल के उसमें सब्जियां डुबो के रख ले। ये नॉलेज हम लोगों ने कितने लोगों तक शेयर किया है? जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि टीवी पे आने से और आपको टीवी खोलने से सब चीज़ें पता चल जाती है, जहाँ पे एक घर में 6 लोग रहते हैं उस घर में टीवी कहाँ से होगा? मेरे कहने का मतलब ये है सर कि जब हम लोग एक चीज़ को अगर स्प्रेड कर रहे हैं, अगर हम लोग उसको पूरी तरीके से स्प्रेड करेंगे कि उसका रूट क्या है और उसका इलाज क्या है, उसका तरीका क्या है, और ऐसा तरीका बताएं जिसको कोई नॉर्मल इंसान भी यूज़ कर सकता है, तभी ही जाके जो पैनिकिंग सिचुएशन अभी हो रही है, जो लोग घबरा के एक दूसरे को मारने आ रहे हैं या फिर बॉर्डर सील हो रहे हैं या फिर किसी को अपने लाइन में या फिर हम लोग किसी को अपनी सोसाइटी में नहीं आने दे रहे हैं, वो सब कंट्रोल किया जा सकता है। मेरे कहने का वो मतलब है। मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि हम लोगों ने उसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया है या क्या किया है। ठीक है, तो हम इस चीज पे आते हैं। आपका कहने का मतलब कंचन ये है कि शायद जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है वहां तक चीजें उस तरीके के मैसेज से नहीं गई। आज मैं अगर धारावी का एग्जांपल दूं तो आप चाह रही हैं कि धारावी में कोई एक ऐसा बड़ा पोस्टर लगा दिया जाए या एक माइक अनाउंसमेंट करा दिया जाए, वैसे वो चीजें भी हो रही हैं। इस पर हम लौट कर आते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर्ष जी ये
कि कल हमने उदाहरण देखा, जहां तक चीजों को लागू करवाने की बात है, कि अहमदाबाद जैसे शहर में सीआरपीएफ को बुलाना पड़ा और वहां पर वापस से रीइंपोज करना पड़ा कि सारी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, सिर्फ मेडिकल और मिल्क की दुकान खुली रहेगी और सीआरपीएफ ध्यान रखेगी कि कोई कर्फ्यू ना तोड़े। तो क्या सख्ती इसका एक उपाय है कि आपको सख्ती करनी पड़ेगी, आपको नियमों को सख्त करना पड़ेगा, आपको सीआरपीएफ, पुलिस, सेना जिसकी भी मदद है वो लेकर आप चीजों को इंपोज कराना पड़ेगा? देखिए, सख्ती इसका सबसे सामान्य उपाय नहीं है। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन होगी तो सख्ती करनी पड़ेगी। और इस देश में अच्छी बात ये रही है, मैं दुनिया के सभी देशों के मुकाबले बात ना भी करूं, हम सिर्फ अपनी बात करें, तो भी आप समझिए कि भारत में ऐसी कोई बहुत बड़ी मुश्किल अभी नहीं हुई, कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी मुश्किल नहीं हुई जिसको लेकर हम कहें कि इस तरह छिटपुट घटनाएं हुई हैं कहीं कहीं। लेकिन वो तो अगर किसी की जान जा रही है, कोई नहीं समझ पा रहा है और वो हॉस्पिटल में भी एडमिट है, तो डॉक्टर भी उसके साथ जबरदस्ती करेगा और उसको रोकने के लिए, उसका ही जीवन बचाने के लिए कुछ वो एहतियाती कदम उठाते हैं। लेकिन एक बड़ी जरूरी बात है जो यहाँ जिस चर्चा में हम लोगों को उस तरफ थोड़ा सा ज्यादा जाना चाहिए, उस तरफ जाने में एक जरूरी बात यह है कि जिसको हम कह रहे हैं कि सोसाइटी में विभाजन हो रहा है क्या, हमें निश्चित तौर पर, जैसे बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नीचे तय करें। जैसे केंद्र ने गाइडलाइन दे दी एमएचए ने, अब स्टेट गवर्नमेंट लेगी, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन क्या किसी जिला प्रशासन, जिले के व्यक्ति या किसी भी जगह को ऐसा कोई फैसला लेने की इजाजत होनी चाहिए कि वो तय कर ले कि हम किसे आने देंगे और किसे नहीं आने देंगे? निश्चित तौर पर अगर कहीं कंटेनमेंट जोन है या कोई रेड जोन है या कहीं ज्यादा इस तरह की स्थिति है, तो वहां के लोगों को भी नहीं निकलना चाहिए, जो स्वस्थ लोग हैं उनको भी, और दूसरों को भी वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि किसी एक कंटेनमेंट जोन से किसी को किसी काम के लिए कहीं जाना है, जो सामान्य स्थितियों में चीजें खुल गई हैं, वहां जा रहा है, तो अगर वो अपने इंतजाम के साथ जा रहा है तो उसको कोई रोके नहीं, उसके साथ कोई छुआछूत जैसा, अछूत जैसा जो दूसरी वजहों से करते थे वो व्यवहार नहीं किया जाए। ऐसे लोगों को, जहां वो बस्तियों में रहते हैं, उनको काम करने की इजाजत हो, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था खोलने की बात कर रहे हैं। और अगर इस तरह का छुआछूत या अछूत वाला व्यवहार होगा तो कैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे? मुझे लगता है कि लार्जर पॉइंट ये है जिस पे बात करनी चाहिए, जिसका सॉल्यूशन खोजना चाहिए। और मैं कंचन जी की बात से कतई सहमत नहीं हूं। इस देश ने जितनी आसानी से अंतिम व्यक्ति तक हर बात पहुंचा दी है, और टीवी नहीं, मोबाइल होता और नहीं तो आसपास से हर चीजें पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि ये वाला थोड़ा सा हिस्सा नहीं है इस बहस में। असली चीज ये है कि जो विभाजन है कहां तक पहुंच रहा है, कौन से पॉइंट है और उसको कहां कहां जाकर रोका जा सकता है। और इसके लिए एक गाइडलाइन होनी चाहिए। हर शहर अपने हिसाब से करेगा ये नहीं हो सकता है, कम से कम इन मामलों पर एक गाइडलाइन होनी जरूरी है। ठीक है, तो सही बात भी है कि मेन ये है कि किस तरह का डिवाइड बन रहा है, उस डिवाइड को आप कैसे रोकेंगे। हालांकि बीच में हमने ले लिया, ये वाली बात भी आ गई कि भाई सोसाइटी में इस समय जागरूकता कितनी है और उसके तरीके क्या, लेकिन बात सही है, फोकस हमारा इसी बात पर है कि समाज में जिस तरह का रिफ्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो और फिर वो लोग आके रुकता है लोगों के इंडिविजुअल व्यवहार पर, उसको आप कैसे कंटेन करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे अब ये चीज आगे बढ़ेगी, इस समस्या को आपको ज्यादा फेस करना पड़ेगा। चलिए, तो हम एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले लेते हैं। समस्या के कई पहलुओं पर हमने बात कर ली, लेकिन अब इस समस्या का उपाय क्या है, इसे आप कैसे ठीक करेंगे, इसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कैसे ठीक करेंगे, इसे आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कैसे ठीक करेंगे, क्या पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ेंगे और क्या जरूरत है, उन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के बाद। तो आवाज अड्डा पर आज चर्चा हो रही कि क्या कोरोना हमारे बीच में दरार डालेगा, क्योंकि अब जबकि हम घर से बाहर निकल चुके हैं तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें देखने में आ रही हैं जहां पर लोगों के बीच में आपस में थोड़ी सी तनाव की स्थिति बन रही है चीजों को लेकर। तो राज्य, नगर पालिका, इन सबके स्तर पर भी इस तरह के नियम हमने देखे जहां पर चीजों में भेदभाव जैसा बात महसूस हुई। उस पर अभी तक चर्चा चल रही थी, हमने कुछ रूट कॉज पर यहां ध्यान दिया, अब हम उनके उपाय की तरफ बढ़ेंगे। तो मीना जी को मैं यहां पर लेकर आना चाहूंगा। मीना जी, जो आपने अब तक की हमारी चर्चा सुनी और उसमें यही पॉइंट की, देखिए कुल मिला के जो राज्य है या जो सरकारें हैं वो भी बिहेव वैसे ही करती हैं जैसा आपका समाज होता है, क्योंकि उन्हीं से वो निकली हुई रहती है, दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। सो जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि क्या सामाजिक तौर पर हमारे इंडिविजुअल्स, आम नागरिक उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि
क्योंकि अगर वहां से सरकार को सपोर्ट मिले कि लोगों में बहुत अच्छा हाइजीन मेंटेन किया है, लोगों ने बहुत अच्छी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो किया है, शराब की दुकान खुलने के साथ ही ऐसी लाइनें नहीं लग गई कि आपको अगले दिन ही बंद करानी पड़ी, तो ये दोनों का एक बैलेंस होगा, तभी चीजें हो पाएंगी। आप क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये जो अब जो हम समय देख रहे हैं, हम इसमें जितनी मर्जी चर्चाएं कर लें, जितनी मर्जी पॉलिसीज बना लें, लेकिन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने वाला एक इंडिविजुअल इंसान होता है। तो गोइंग फॉरवर्ड अब हम आगे की बात करें, जो हो गया वो तो हो ही गया और वो चलेगा भी। और जैसे डॉक्टर साहब ने पैनल पे बोला दैट दिस इज गोइंग टू गो ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब आगे क्या करना है? सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, अपनी कम्युनिटी की लें, अपने देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, और कहीं अपना ध्यान रखते हुए ये सोचें कि अगर आज मैं ये समझ पाऊं कि अब एक परिवर्तन आ चुका है। देखिए, आज हम हाइजीन की बात कर रहे हैं, हेल्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन ऑल दैट हैज स्टार्टेड आफ्टर द लॉकडाउन। अगर इतनी ही इंटेंसिटी से हम लोग शुरू से पर्सनल हाइजीन के बारे में हमने बात की होती तो शायद आज इस पर ये चर्चा नहीं हो रही होती। तो हाइजीन इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ हाइजीन बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अब आगे क्या होने वाला है? आगे मैं आपका ये ध्यान इस बात पर ले जाना चाहूँगी कि अब सब लोगों को ये बात थोड़ी समझ लेनी चाहिए कि अब जो नॉर्मल है वो बदलने वाला है। देयर इज गोइंग टू बी ए न्यू नॉर्मल। अब जो कंपस है वो किसी और तरफ इंडिकेट कर रही है। इसका मतलब कि अब जहां हम जिस सोसाइटी में अब कदम रखने वाले हैं वहां पर मास्क पहनना नॉर्मल होगा, वहां पर हाथ में सैनिटाइजर रखना, घर में सैनिटाइज रखना नॉर्मल होने वाला है। घर के बाहर, जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि हमारी जो संस्कृति है कि हम अपने घर के बाहर चप्पल उतारते थे और पैर धो के घर में प्रवेश करते थे, तो जो हमारे कल्चर की जो अच्छी चीजें हैं, आज जो वेस्टर्न देश जो हैं वो हमसे पूछ रहे हैं कि भाई थेरेप्यूटिक फूड्स क्या होते हैं, आयुर्वेदा डाइट में इम्यूनिटी बढ़ाने का क्या तरीका है, तो अब कुछ नॉर्मल बदलने वाला है। अब हम ये ना सोचें कि नॉर्मल लाइफ वापस कब आएगी। वो जो पहले वाली लाइफ थी वो शायद नॉर्मल थी ही नहीं और हमें कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता थी। और आज जो कोविड के माध्यम से हमें जो सीख मिल रही हैं, हमें शायद वो सीखना और उनको अपने रोजमर्रा की लाइफ में डालना बहुत जरूरी है। हमें पर्सनल हाइजीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। हमें सोशल डिस्टेंसिंग हमेशा फॉलो करनी चाहिए जब हम पब्लिक में होते हैं। जब आप क्यू में खड़े हैं तो आप एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये आम एक आम सिनेरियो है हमारे देश का। लेकिन अब अगर कोविड के माध्यम से हमें क्यू लगानी आ जाए, हमें उसमें प्रॉपर डिस्टेंस रखना आ जाए, हमें पेशेंस आ जाए, हमें एक संयम आ जाए, तो आई थिंक ये सब वर्च्यूज ये जो इस समय में हमें सीखने को मिल रहे हैं और हम आगे जाके इनका अगर तो मतलब पालन आप ये कह रही हैं मीना जी कि एक समाज के तौर पर हम लोग बदलने जा रहे हैं। अच्छी बात है, शायद हमें बदलना ही पड़ेगा। तो मैं जैन साहब के पास एक सवाल लेकर जा रहा हूं, लेकिन उस बीच में हर्ष जी को बताऊं। हर्ष जी, आप वो जो बात कह रहे थे कि चप्पल घर के अंदर नहीं जाती थी, एक बार वो फिर से रुक गया है। मतलब मैं बहुत हल्के तरीके से ये बात आपको बता रहा हूं कि मैं जहां रहता हूं, हम लोग महानगरों में तो अब फ्लैट्स में ही रह सकते हैं, तो वहां पर फ्लैट में अब ये मैं देख रहा हूं कि जितने भी उस फ्लोर पर घर हैं, चप्पलें उनके बाहर ही उतर रही है, कोई भी चप्पल घर के अंदर शायद नहीं जा रही। मैं रोज देखता हूं कि वो जो शूज हैं और जो चप्पलें हैं वो फ्लैट के दरवाजों के बाहर रखी हुई हैं। तो कोरोना ने वो काम कर दिया है। शायद हर्ष जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही, मैं उन्हें दोबारा बता दूंगा। लेकिन जैन साहब, मैं आपके पास आता हूं कि आप अभी जो नहीं मुझे अच्छा आपको ओके ठीक है। तो मैंने कहा कि मैं आपको बताऊं कि चीजें परिवर्तित होने लग गई, कोरोना ने वो काम कर दिया है। एनीवेज, जैन साहब, जो बात अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे थे कि इस वक्त में आपको जो पॉलिसीज हैं उनमें तारतम्यता चाहिए। देखिए, फेडरल स्ट्रक्चर में हम काम जरूर करते हैं, लेकिन कोरोना शायद फेडरल स्ट्रक्चर को देख के अपना काम नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर एक पॉलिसी हो, मतलब अभी
देश की केंद्र सरकार एक पॉलिसी बनाती है, लेकिन इजाजत है कि राज्य सरकार उसे अपने हिसाब से लागू करें, अपनी सहूलियत के हिसाब से लागू करें। ठीक है, राज्य भी कुछ गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन फिर भी तारतम्य तो तभी आएगी जब कोई एक ही लाइन को फॉलो किया जाएगा। तो क्या ऐसे में ये होना चाहिए, क्योंकि केंद्र के पास ये ताकत है कि हेल्थ इमरजेंसी के समय वो सारी चीजों को, सारे नियमों को अपने हिसाब से एक जैसा हर राज्य में लागू करवा सकती है। क्या उस तरफ सोचने से या उस तरफ देखने से चीजें थोड़ी बेहतर होंगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में फेडरल स्ट्रक्चर जरूर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है, एडवाइजरी दे सकती है। उसको जो इंप्लीमेंट करने का काम है वो राज्य सरकारों का है। और अनफॉर्चुनेटली मैं फिर एक बार ये कहूंगा कि हमारे देश में जिस राज्य में केंद्र सरकार की पार्टी की सरकार नहीं है, वहां पे वो लोग हर चीज में उस चीज को अपोज करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को एक्सेप्ट नहीं करते पॉजिटिवली। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे जाके वो चीजें बहुत गलत हो जाती हैं, फिगर्स प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं किए जाते। तो बहुत सारी गलतियां हैं जो इस सिस्टम में ऑलरेडी सिस्टमिक पार्ट है ये। तो सरकार, केंद्र की सरकार अगर एक तरह का कोई डायरेक्टिव इशू करती है तो वो कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो राज्य सरकार उसके ऊपर डिसाइड करती है। और वो डिसाइड करने के टाइम पे जब वो उसके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, तो जब तक वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंचते हैं या नीचे जो ग्रास रूट लेवल तक पहुंचते हैं इंप्लीमेंटेशन के, तो वहां पे जाके वो बिल्कुल ही उनका बंटाधार हो जाता है। मतलब मैं आपको सिंपल सा तरीका बताता हूं कि आज मुंबई जैसे शहर में जहां पे बहुत सारे लोग एजुकेटेड हैं, उनको इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट पास कैसे लेना है ट्रेवल के लिए, उसके लिए भी कोई एक वो तरीका नहीं है। हर आदमी अपनी अपनी ढफली बजाता है, हर आदमी अपने अपने तरीके से करता है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसी एक चीज मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार ने इस बार जो डायरेक्शंस दिए, काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने उसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन अभी भी कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जो अपने हिसाब से उस चीज को कर रहे हैं। आज के आप एग्जांपल ले लीजिए, सूरत में एक पर्टिकुलर पार्टी ने लोगों को टिकट देंगे, हजारों लोग जो थे वो मजदूर जो थे या माइग्रेंट्स थे वो स्टेशन पे पहुंच गए, वहां पे फिर धक्का मुक्की हुई, ट्रेन में सिर्फ 1200 लोग जा पाए, पहुंच गए वहां पे हजारों लोग। तो हमारे यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे ही सारी गड़बड़ होती है। तो मेरा ये बोलना है कि ये सिस्टमिक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जब तक इंडिविजुअल सुधरेंगे नहीं और जब तक प्रशासन में एक इस तरह की डायरेक्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाएंगे लोगों को, उनके तक नहीं पहुंचाए जाएंगे, तब तक इसके ऊपर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरा मेरा सजेशन ऐसा है इस चीज को कंट्रोल करने के लिए कि ग्रेजुअली हमारे को लॉकडाउन को हटाना चाहिए। ये बहुत एक्सेप्टेड चीज हो गई अभी वर्ल्ड में कि जब तक हर्ड इम्यूनिटी पैदा नहीं होगी तब तक लोग बचेंगे नहीं। दुनिया में सैकड़ों तरह के वायरसेस हैं, हम हर साल 2-4 वायरसेस से अफेक्ट होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी उन वायरसेस को समझ चुकी है। ये वायरस नया है, बॉडी समझ नहीं पा रही, इसलिए उसको रीड करके कैसे रिस्पॉन्ड करना है, एंटीबॉडीज कैसे बनने हैं वो समझ में नहीं आ रहा, इसलिए लोगों को इसकी तकलीफ हो रही है। लेकिन धीरे धीरे अगर ये लॉकडाउन ओपन किया गया तो लोग अफेक्ट होंगे। मैंने पहले भी बोला इस कार्यक्रम के शुरू में कि लोग इसमें अफेक्ट होने वाले हैं अगले 6 महीने साल भर तक, लेकिन धीरे धीरे इम्यूनिटी डेवलप होगी, बहुत सारे लोग ठीक हो जाएंगे। अगर लोगों के अपने जो हाइजीन फैक्टर्स हैं, जी। उनका जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो चीज अगर उन्होंने थोड़ा ध्यान रखा, अपने खाने पीने की तरफ ध्यान दिया, तो मुझे लगता है कि हम लोग ग्रेजुअली इस चीज के ऊपर विजय पा पाएंगे। अदरवाइज ये सिर्फ लॉकडाउन करने से या फैसिलिटीज बढ़ाने से कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम डॉक्टर साहब से भी पूछेंगे, लेकिन चूंकि हम थोड़ा पॉलिसी पे बात कर रहे थे तो मैं हर्ष जी की यहाँ पर राय लेना चाहूंगा। हर्ष जी, मतलब ये थोड़ा सा संविधान का मामला हो जाएगा, लेकिन जितना मुझे आइडिया है या जितना मैं जान रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है कि केंद्र सरकार हेल्थ इमरजेंसी में इस तरह का काम कर सकती है जहां पर वो एक ही जैसा रूल पूरी तरह से लागू करवा सकती है, ना किसी। देखिए, वो सारे ऑर्डर विपिन जी जो हैं वो एपिडेमिक एक्ट के तहत दिए जाते हैं, जी। जिसमें पनिशमेंट जो है वो बहुत कम है। वो एक 188 आईपीसी की धारा है जिसके तहत उसकी पनिशमेंट का प्रोविजन है। इसलिए एपिडेमिक एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर्स इशू कर सकती है जो स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इंप्लीमेंटेशन इवेंचुअली राज्य सरकारों के ऊपर निर्भर है। सारा बजट उनके पास में आता है, सारी व्यवस्था जो है, सारा सिस्टम उनके पास में अवेलेबल है। इंप्लीमेंटेशन इवेंचुअली इस काम का जो है वो राज्य सरकारों को ही करना पड़ेगा और उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जारी की हुई एडवाइजरी का पालन करना चाहिए। राज्य सरकारों के ऊपर कोई बंधन कारक नहीं है कि वो उस चीज का पालन करें, इसलिए वेरिएशन उस लेवल पे आती है। अच्छा, ठीक है। तो हर्ष जी, आपकी क्या सलाह होगी कि ऐसे में क्या होना चाहिए? नहीं विपिन जी, सबसे पहले तो ये मुझे लगता है कि ऐसा भी कोई फेडरल स्ट्रक्चर में
कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं आई है। कुछ राज्य सरकारों ने गड़बड़ियां की हैं, जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने बहुत ही वो अड़ियल रवैया अपनाया, उन्होंने आंकड़े छिपाए, अभी उसको स्वीकार किया, सेंट्रल टीम भेजनी पड़ी। सेंट्रल टीम सिर्फ कलकत्ता नहीं पूरे देश के 20 शहरों में गई, लेकिन ममता बनर्जी ने उसको राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसके अलावा राज्यों को भी राजनीति करने का पूरा अधिकार है अगर वो अपने हक मांग रहे हैं, तो अपने फंड मांग रहे हैं, अपनी सुविधाएं मांग रहे हैं। लेकिन इस समय यानी जो महामारी अधिनियम है उसके तहत इस वक्त सारे अधिकार एनईसी के चेयरमैन के नाते वो गृह मंत्रालय में चले जाते हैं, और उसके तहत जो भी एक गाइडलाइन जारी होती है उसका पूरा देश मानता है और मान रहा है। लेकिन चूंकि फेडरल स्ट्रक्चर है, प्रधानमंत्री जी की मुख्यमंत्रियों के साथ 2 बार जो बैठक हुई उसमें राज्यों ने अपने अपने मॉडल दिए। उन्होंने कहा कि हम ये कर सकते हैं, हमारे यहां ये गुंजाइश है, हम ये नहीं करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसी में एक जो मॉडल था जिसको पंजाब ने सबसे ज्यादा दबाव बनाया था, उसके बाद देश की सभी राज्य सरकारों ने कहा कि हमारे रेवेन्यू के लिए शराब खोलना बहुत जरूरी है, और उसका परिणाम हर्ष हम लोगों ने देखा, जो मुझे निजी तौर पर लगता है कि सबसे खराब फैसला इस महामारी के समय में अगर कोई हुआ तो यही था, इसको हम आगे टाल सकते थे। लेकिन अब आगे क्या है? अब क्या है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर राज्य सरकार और जिला प्रशासन को छूट होती है कि वो अपने यहां उसको कैसे इंप्लीमेंट करता है। लेकिन मुझे लगता है कि यहीं पर जाकर निश्चित तौर पर राज्य सरकार इंडस्ट्री कितनी खोलें, कितनी ना खोलें, कैसे परमिशन देंगे, एसओपी अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि जैसे मैंने शुरुआती टिप्पणी में जो एक बात कही कि मैं नोएडा में हूं, नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया कि कोई भी काम वाली, ड्राइवर, क्लीनर, धोबी वो सोसाइटी में जा सकता है, लेकिन उसका हक जो है वो ये है कि वो हक तय करने का अधिकार दे दिया गया आरडब्ल्यूए को। यानी जिले में छूट है, लेकिन आरडब्ल्यूए या अपार्टमेंट एसोसिएशन तय करेगी कि हम इस काम वाली को अंदर गेट में आने दें या ना आने दें। जैसे उन्होंने कहा कि एक घर से ज्यादा नहीं जा सकती है। मुझे लगता है कि ये स्टैंडर्ड होना चाहिए कि अगर आप सभी तरह के थर्मल चेक, सैनिटाइजेशन, जितने तरह की चीजें हैं वो करके एक रूल होना चाहिए, वरना एक सोसाइटी में कुछ और, दूसरी सोसाइटी में कुछ और। तो एक ये भी जो हम जिसको बार बार विभाजन की बात कर रहे हैं वो इसको लागू करता है। तो इस मामले में एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, यहां गाइडलाइंस लागू करना ही होगा। अगर एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया तो कोई भी ऐसा नहीं है जो गांव में हो या शहर में हो उसको लागू करना होगा। मैं उस तरफ जा रहा हूं। मुझे लगता है कि विभाजन अगर दूर करना है तो एक तरह के नियम हो, जो लोग विभाजन करने वाले हों उनको पता होना चाहिए कि ये बीमारी आपको भी उतनी ही लग सकती है जितनी किसी को लगी हुई है, तो इसलिए उससे अछूत की तरह व्यवहार नहीं करना है, सावधानी बरतनी है। और उसके आसपास के लोगों को भी अछूत बना देना ये तो बिल्कुल ठीक नहीं। पूरा शहर अछूत बना दिया, सोसाइटी अछूत बना दी, मोहल्ला अछूत बना दिया, उससे बचना पड़ेगा। ऐसा कोई करता हुआ दिखे तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई के नियम होने चाहिए। सिर्फ डॉक्टर और नर्सेज पर हमला करने तक नहीं, वो बहुत अच्छा कानून था। सामान्य व्यक्ति पर भी अगर कोई इस तरह का विभाजनकारी कोई काम कर रहा है, इस तरह का वैमनस्य का माहौल कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी ठीक है, बढ़िया है। और इस तरह का एक भेदभाव या एक विभाजन और देखने को मिला, जिस कम्युनिटी के लिए हमारा उतनी ही सिंपैथी है, वहीं पर थोड़े से सवाल भी हैं मन में। और डॉक्टर साहब इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूं कि एक शिकायत है यहाँ पे कि इस दौरान बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारे जो जिला क्लिनिक्स होते हैं और तमाम डिस्पेंसरीज वगैरह होती हैं जो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, उन लोगों ने अपने आप को बंद रखा। तो ठीक है, एक तरीके से तो ठीक है कि आप अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर ऐसे हैं जिनकी समाज में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कोरोना के अलावा भी लोगों को बहुत सारी तकलीफें होती हैं। और डॉक्टर साहब मानिए, बहुत लोगों को हमने परेशान होते हुए देखा है, लेकिन डॉक्टर उनको नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी हम मानते हैं कि एक तरीके का भेदभाव है। देखिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एज अ मेडिकल कम्युनिटी के मेंबर की तरह मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये समय है जब हमारे को अपनी हिपोक्रेटिक ओथ जो है वो प्रूव करनी है, हमें अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेनी है, लेकिन अपने मरीजों को बिल्कुल फ्रंट पे आके हमारे को देखना है और उनको उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना है। और इसके अंदर मैं बहुत सारे और आइडियाज बता सकता हूं। बहुत सारी टेली कंसल्टेशंस हो सकती हैं ताकि मरीज भी जो है अस्पताल में आके अपने आप को अननेसेसरी एक्सपोज ना करें। टेली कंसल्टेशंस हो सकती हैं।
आजकल तो व्हाट्सएप या मैसेजेस के ऊपर भी फोटो खींच के आप भेज सकते हैं कि ये मेरे बच्चे के फेस पे ऐसे रैशेस हैं, इसके गले में इस तरह का वो है, वो आप फोटोज भी भेज सकते हैं। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। और किसी भी सुरक्षा कर्मी हो गए या डॉक्टर हो गए, मेडिकल कम्युनिटी के नर्सेस, डॉक्टर या सफाई कर्मचारी हो गए अस्पताल के, उनको किसी भी किस्म से पीछे नहीं हटना इस लड़ाई में। और जहां तक मैं समझता हूं, अभी तक जो भी बचाव भी हुआ है वो हमारे स्वास्थ्य कर्मियों की वजह से हुआ है। अगर मैं आपको पूरे आंकड़े बताऊं, हमारे हिंदुस्तान में मैक्सिमम जो कोविड पॉजिटिव, अगर आप पॉपुलेशन की रेशो के हिसाब से देखे जाएं, तो डॉक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा। इटली की आप बात करें तो इटली के अंदर 50 से ज्यादा तो डॉक्टर्स की मौत हो गई है, और 10,000 हेल्थ केयर प्राइवेट क्लिनिक्स की, मतलब आप जो कह रहे हैं वो सारी बातें सही हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्राइवेट क्लिनिक्स की जो आपकी सोसाइटी में होते हैं, आपके मोहल्ले में होते हैं, आपकी कॉलोनी में होते हैं, वो सब बंद है। देखिए मैं आपको ये बता दूं, प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं, मैं भी उन्हीं की बात, प्राइवेट क्लिनिक्स जो हैं वो 80%, हमारी जो हेल्थ केयर है 70 से 80% प्राइवेट क्लिनिक से ही आती है। और जब से ये दिल्ली का तो मैं आपको बता सकता हूं कि जब से लॉकडाउन का खुलाव हुआ है तो प्राइवेट क्लिनिक्स काफी जो हैं वो खुल गए हैं और उनके अंदर मरीजों का इलाज भी हो रहा है। और अगर कोई भी इस तरह से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी जो है अपनी ड्यूटी से पीछे हटता है, तो बल्कि कुछ सरकारों ने तो उसके ऊपर एक्शन लेने की भी बात की है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मैं थोड़ा सा जैन साहब से डिफर करूंगा हर्ड इम्यूनिटी के बारे में। देखिए हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से डेवलप होती है। एक तो होती है बीमारी लें और उसके बाद हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करें। आते हैं, लेकिन एक कमेंट में इस पे ले लेता हूं, एक कमेंट में इसमें ले लेता हूं। मैं मीना जी के पास जाना चाहूंगा। मीना जी, ये क्योंकि हमने यहां तक भी बातें सुनी कि कहीं प्रेगनेंसी है तो वहां पर भी उनको घूमना पड़ गया, कोई अस्पताल लेने के लिए तैयार नहीं, और ये चीज तो जो समाज का निचला तबका है उसके साथ तो और ज्यादा घटित हुई है। इस पर यह भी क्योंकि एक समाज का ही हिस्सा है, और ऐसे में अगर हम किसी की मदद, हो सकता है प्रिकॉशन लेके मदद करें, जो हर्षवर्धन त्रिपाठी भी कह रहे थे कि एक RWA के अंदर आप उसे मना नहीं कर सकते आने से सोसाइटी के अंदर, आप उसके लिए 4 नियम बना दें और एक जैसे रखें सब सोसाइटी में, वो चीज यहां पर भी लागू होनी चाहिए। जी, इस पे मैं थोड़ा अग्री करूंगी, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जब आते हैं तो वो स्टैंडर्ड होते हैं हर वर्ग के लिए, हर सोसाइटी के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। आज आप देखिए, अगर आपने RWA को कुछ राइट्स दे दिए तो मैं नहीं, पर यहाँ पर मैंने आपको डॉक्टर्स के संदर्भ में सवाल पूछा है मीना जी। जी ओके सो देखिए, डॉक्टर्स के लिए भी अभी मैंने सुना पूरी चर्चा जो हुई, और इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊंगी कि हाँ, इक्के दुक्के केसेस ऐसे हैं कि जहां पर डॉक्टर्स जो हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स, उन्होंने अपने आप को शट कर लिया या जो भी था। लेकिन आई वुड से दैट यहाँ पर हमें थोड़ा क्रेडिट अपने फ्रंटलाइनर्स को देना चाहिए, और हेल्थ वर्कर्स जितने भी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और जो पुलिस के जवान, देखिए मेरे ख्याल से दो चीजें मिक्स हो रही हैं। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, लेकिन हेल्थ वर्कर्स पे, हॉस्पिटल्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई जगह जिलों में कलेक्टरों को आदेश जारी करने पड़ गए मीना जी कि अगर आपने प्राइवेटली मरीज को नहीं देखा तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देश की जो स्वास्थ्य सचिव है, उन्हें ये चिट्ठी लिखनी पड़ी तमाम अस्पतालों को, राज्यों को, कि आप इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुले रहें। तो ये इतनी छोटी बात नहीं है। जी, लेकिन आप कहीं ना कहीं ये देखें कि ये जब एक्शन लिया गया, ये डेफिनेटली उसके बाद लिया गया जब ये मालूम चला कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं उन्होंने विलिंगली अपने क्लिनिक्स को शट किया है, राइट। और जो आज की डेट में जो डॉक्टर्स हमारे फ्रंट लाइनर्स हैं या जो रेगुलर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स ने बाय चॉइस अपने आप को अलग किया। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक बहुत सख्ती से कोई अगर एक्शन लेती है तो आई थिंक इट इज वेरी जस्टिफाइड एट दिस टाइम, बिकॉज इस टाइम पे हमें बहुत ज्यादा जरूरत है मेडिकल हेल्प की, और हमें पता है कि वी आर नॉट प्रिपेयर्ड मेडिकली टू हैंडल। अगर ये बहुत फैल गया तो शायद हमारे पास ठीक है। चलिए, अब क्योंकि मेरा समय समाप्त हो रहा है, एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं एक बार फिर से डॉक्टर मलिक के पास जाऊंगा, और मैं बताऊं भी दर्शकों की डॉक्टर मलिक इज वन ऑफ दोस डॉक्टर्स जो इस समय में भी आप देख रहे हैं, उन्होंने मतलब बाकायदा वो अभी भी शायद आगे पीछे मरीजों को देखकर इस कार्यक्रम में बैठे हैं, तो उनके लिए तो बहुत रिस्पेक्ट है, और वो इस वक्त भी लोगों को देख रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। हम ये चाहेंगे कि आपका एग्जाम्पल बाकी डॉक्टर्स भी फॉलो करें। बहरहाल हर्ड इम्यूनिटी वाली आप बात को पूरा करें, क्योंकि अब हम अंतिम कुछ मिनट्स में हैं।
देखिए, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होनी बड़ी जरूरी है, लेकिन हर्ड इम्यूनिटी दो तरह से डेवलप होती है। एक तो वैक्सीन देके डेवलप होती है और दूसरी डेवलप होती है बीमारी को लेके। अगर हम अपने आप को एक्सपोज करें कि हम हर्ड इम्यूनिटी लेंगे तो हर 100 मरीजों पे हमें 3 मरीजों का लॉस करना पड़ेगा, तब जाके हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी। और 80% हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी तब उसका 70-80% होगी, तब उसका कोई फायदा होगा। तो मेरा यहां पे मानना यही है कि जब तक ये बीमारी की वैक्सीन डेवलप हो रही है, जब तक इसका इलाज डेवलप हो रहा है, तब तक हम लोगों को अपने आप को बचा के रखना चाहिए। हमें इस बीमारी से अपने आप को बिल्कुल एक्सपोज नहीं करना चाहिए। जहां जहां पर हॉट कंटेनमेंट्स एरियाज हैं वहां पे बिल्कुल हमारे को रुक जाना चाहिए, और जहां पर हमें बाहर जाना है तो वहां पे हमें प्रिकॉशंस लेनी बड़ी जरूरी है। जहां तक मेडिकल कम्युनिटी का तल्लक है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं सारी एसोसिएशंस में भी रहा हूं, हमारे डॉक्टर बिल्कुल युद्ध स्तर पे तैयार हैं। कोई 1-2% ब्लैक शीप्स हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन युद्ध स्तर पे तैयार हैं, चाहे प्राइवेट हैं या गवर्नमेंट वाले हैं। और कितने ही डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं हिंदुस्तान में ही, मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, तमिलनाडु का दूं, आंध्रा का दूं, काफी डॉक्टरों की मौतें भी हुई हैं और बहुत सारे पॉजिटिव भी आए हैं जो कि कोविड के उसके, लेकिन उसके बावजूद भी और बहुत सारे डॉक्टरों के ऊपर हमले भी हुए हैं। देखिए, हम सब लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेके आए हैं, और ये मैं बिल्कुल आपके चैनल के थ्रू बिल्कुल कहना चाहूंगा, अगर कोई भी अपनी ड्यूटी से पीछे हटता है इस वक्त जब देश को हमारी जरूरत है, तो ये चीज बिल्कुल गलत है और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और अगर स्वास्थ्य सेक्रेटरी ने इस तरह का कोई अगर वो भी जारी किया है तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि सख्ती होनी चाहिए ताकि हम लोग इस बीमारी से मेरा समय समाप्त हो रहा है। मैं फिर से ये बात दोहराऊंगा कि नहीं, स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, डॉक्टरों के लिए तो हम सबसे बड़े कोरोना वॉरियर्स की तरह उन्हें देख रहे हैं, उनको तो सलाम है ही, लेकिन चूंकि ये सवाल वाजिब था इसलिए आज उठाना पड़ा। जैसा आपने कहा कि कुछ एक परसेंटेज में इस तरह की भी चीजें हुई हैं, लेकिन लोगों को उससे तकलीफ हुई है। बहरहाल जो बड़ा सवाल था आज का वो ये था कि क्या कोरोना हम लोगों को विभाजित कर रहा है, क्या वो एक दरार डाल रहा है। उस पर काफी विस्तार से चर्चा हुई और उसका सार यही निकाला जा सकता है कि अब जैसा मीना जी ने भी कहा कि हमको नए तरीके से रहना पड़ेगा, जैसा हर्ष जी ने कहा या जैन साहब ने कहा कि आपको समाज के तौर पे भी डेवलप होना होगा, चीजों को बदलना पड़ेगा और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सिर्फ कोरोना या बीमारी के नाम पर लोगों के बीच में, चाहे इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे जिले के लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पर भेदभाव नहीं कर सकते। अगर ऐसी कोई चीज है तो हमें उसके खिलाफ बोलना भी होगा और उससे खुद भी बचना होगा। आप सभी का आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, और आप सभी अपना भी ख्याल रखें। सभी दर्शकों से भी यही, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। नमस्कार।